जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं दिसंबर 2023 में जो एग्जाम हुई है उसके सेशन का क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, आंसर की को बताने वाले हैं। इसमें कौन कौन से आंसर हो सकते हैं उसको हम लोग आंसर की जानने वाले हैं। जो आज के डेट में अभी रिसेंटली एग्जाम हुई है उसके क्वेश्चन पेपर को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो देखिए, आप सभी को मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में मुझे अभी जस्ट एक स्टूडेंट ने मुझे ये कंफ्यूज कर दिया कि मतलब पूछा कि सर क्या ये सब्जेक्ट जो है 1 घंटे का पेपर होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने हर सेशन में बताया था कि आप सभी को इसके सिलेबस के बारे में भी बताया था। ये 2 घंटे का पेपर है, आप सभी देख सकते हो। उनको शायद क्या हुआ, सेंटर पे उसका कॉपी वगैरह मतलब छीन लिया गया। तो बहुत तकलीफ हुआ। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग को आवाज़ उठानी चाहिए। आपको जितना समय दिया रहता है उसके अनुसार करना चाहिए। मैं इसीलिए हर सेशन में बताता हूँ कि नोट जरूर पढ़िए। नोट पढ़ना बहुत जरूरी है यार। देखिए उसके साथ कैसा हो गया है ना, वो अभी अपसेट है कि सर मेरे साथ ऐसा बीत गया। पढ़ने में बहुत अच्छा था, मैं मेरे से कांटेक्ट में है, रेगुलर उन्होंने बात किया था। जो है ना, वो बहुत अफसोस हुआ मुझे भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। ये आज का ही क्वेश्चन पेपर है, आप सभी देख सकते हो, दिसंबर 2023 है ना। इसको हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, सतत विकास की अवधारणा को किसमें औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया था। देखिए ये मैंने कई सेशनों में इसका आंसर बताया है। ये क्वेश्चन रिपीटेड भी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेटलैंड आयोग की रिपोर्ट। ये कई बार पूछा गया है और मैंने कई सेशनों में भी बताया था। और एक बात मैं बता दूं, जो भी मेरे पीडीएफ से पढ़ा था और मेरे क्लास किया था वो आज तो बहुत खुश है। अभी मैंने जो ना डाटा जैसे ऑन किया ना, इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बोलूं मैं, है ना। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जल्दी जल्दी क्लास लाइए, सेशन लाइए। मैं अभी रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा था। मैंने क्वेश्चन देखा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो भी है। और जैसा मैं हर सेशन में बताया था कि क्वेश्चंस टफ आते हैं, इसमें भी आया है, बदलाव हुआ है, लेकिन अच्छा था, क्वेश्चन अच्छा है और बेस्ट किया है मेरे स्टूडेंट ने। मुझे पता है, मुझे देखा, मैंने कमेंट्स देखा है। और जो भी मेरे से जो जुड़े हुए थे, जो मेरे से कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ परचेज किए थे, वो सबके सब मैसेज आ रहे हैं मुझे, मैं देख रहा हूँ ऊपर से। ठीक है, तो बहुत खुशी हुई। चलिए मेरा मेहनत साकार हुआ और आज खुश हूँ और रिलैक्स भी हूँ। मेरी मेहनत, इतना मेहनत किया था तो आज मैं सही में बहुत खुश भी हूँ। चलिए देखिए एक का ए हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग कुछ देखिए इंग्लिश वाले जो हैं, इंग्लिश वाले भी नंबर वाइज देख सकते हैं। 1 नंबर का ए हो जाएगा, सेम टू सेम है ऑप्शन, क्वेश्चन चेंज नहीं है, सिर्फ मीडियम चेंज है, तो आप भी मिला सकते हो इससे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता था, प्रदूषण गहन आर्थिक उत्पादन से पर्यावरण के अनुकूलन प्रक्रिया की ओर गति क्या कहलाती है। ये जो है ना आपके ऑप्शन सी में ये औद्योगिक पारगमन कहलाती है। ये क्वेश्चन में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है ना। तो इसमें थोड़ी मैं ऑप्शन नंबर सी को लेकर चलता हूं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत लक्ष्यों में से एक नहीं है। इसमें जो है ना ये स्वच्छ हवा नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। भूमि, अब ये सब के सब मैंने इसके जो आपको क्या बताया था, मेरे पीडीएफ में भी मैंने सतत लक्ष्यों के 17 के 17 लक्ष्य भी निर्धारित कर दिए थे, बता भी दिया था। तो आपको ये याद होगा, है ना। पीडीएफ में भी इसको दे दिया था मैंने, है ना। सतत विकास की कई मतलब कि एक सेशन में भी 17 के 17 लक्ष्यों को रटा दिया था मैंने। और जो खुशी की बात तो ये बोल रहा हूं मैं, सुबह जो लड़का मेरे से पर्चे पीडीएफ लिया था वो भी आके बोलता है कि सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ऐसे कर रहा है यार। मतलब समझ नहीं आ रहा है, वो इतना खुश है। मतलब वो पढ़ा, सही में पढ़ा, सुबह ही लिया था और अभी मैसेज किया कि सर बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया एग्जाम। अब मेरा सिर्फ आंसर की का वेट कर रहा है और पीडीएफ से वो मिला रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका सही हो गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर देता है, अवघटक। अवघटक को इस रूप में जाना जाता है, अवघटक को जो है ना आपका स्वपोषी, मृतपोषी, ये मृतपोषी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, देखिए सॉरी, हाँ, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए मैं जो आंसर बताऊंगा उस पे जाइएगा, इसमें क्या टिक लगाया गया उस पे इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये स्टूडेंट के द्वारा मुझे भेजा गया है तो वो अपने अनुसार किया था। ओके, तो कहा जाता है पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित असत्य को बताना। आपको मैं हर सेशन में भी बताया था कि आपको जो ध्यान देना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर ए, सभी पारिस्थितिक तंत्रों की सही तरह से मृत सीमाएं होती है। ठीक है, ये असत्य हैं, ये असत्य है, बाकी सारे के सारे जो है ना सत्य है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर जाऊंगा मैं। ठीक है, जीव मंडल के जल घटक के रूप में जाना जाता है, ये जल मंडल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही सी हो जाएगा। चलो इसका ए हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। ठीक है, सब इस तरह से आप मिलाते चलो। ओके, तो आप देखिए हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में मुझसे मिस्टेक हो जाए, कहे कि बहुत स्पीड में मैं अभी आंसर की बता रहा हूं। हाँ ठीक है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन अगर मिस्टेक बाय हो रही है तो आप थोड़ा सा
कमेंट करके बता सकते हो कि सर इसका आंसर ये होनी चाहिए। ओके, मैं उसको देखूंगा और मैं कोशिश करूंगा एक और सेशन ला दूं, ताकि अच्छे से रिवीजन अच्छे से देख के अच्छे से मैं सही सही से क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दूं, देखूं, मैं समझूं, उसके बाद फिर से मैं एक सेशन ला दूंगा। ठीक है, तो आप यही करना, कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर ये क्वेश्चन मिस्टेक हुई है आपसे, तो मैं देखूंगा उसको। ठीक है, तो हो सकता है मेरे से गलती हो जाए, मैं भी इंसान हूं मेरे दोस्त, है ना, तो मिस्टेक तो हम इंसानों से ही होती है, तो इतना तो कर ही सकते हो। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्नलिखित में से किस पोषी स्तर में चतुर्थक उपभोक्ता पाए जाते हैं। देखिए देखिए ये क्वेश्चन मैंने पीडीएफ में डाला था, इसका ऑप्शन नंबर डी में चला जाएगा, पोषी स्तर 5। कुछ स्टूडेंट ने क्या कहते हैं चतुर्थक देख के जो है ना 4th पे दे दिया है, ऐसा नहीं है, इसका सही जवाब 5 में हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको आपको हंसा के भी बोला था कि चतुर्थक रहेगा ना तो आप उसमें जो एक जोड़ देना, 5 कर देना। ठीक है, ये इसका डी ऑप्शन 4 इसका ऑप्शन चले जाएगा। किस प्रकार के वन में हेमलॉक या मेपल के पेड़ पाए जाते हैं, ये भी मैंने आपको जो ये एक एग्जांपल लेके बताया था, क्वेश्चन मैंने बताया था। इसका जो है सही जवाब शंकुधारी वन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तानी टिड्डियों का शिकारी है, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तानी टिड्डियों का शिकारी है, 9 का, उसके बाद जो कैलोटस हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये जो आंसर एनालिसिस है, ऐसा नहीं कि मैं इसका एक्सप्लेन करूं, क्योंकि ये इसका मैंने क्लासेस पहले ही करवा रखा है, तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूं कि आंसर बताने की। ठीक है, कम समय में मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जलकाय के तल पर रहने वाले जीव को क्या कहा जाता है, ये बेंथिक कहलाता है। ठीक है, 10 का आपका डी हो जाएगा। ओके, तो चलो ये हो गया। उसके 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र प्रजातियों में समृद्ध और उच्च है। ये निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र प्रजातियों में समृद्ध और उच्च है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेलांचली भाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बेलांचली भाग, इसका सही जवाब हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय संसाधन, ये खनिज अनवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा क्या है मतलब कि कंफ्यूजन में, आप खुद से गूगल पे करोगे तो आप भी समझ पाओगे, मैं बता रहा हूं क्या है। अलवणीय जल में नमक की कुल मात्रा होती है। देखिए आपको इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं देना चाहिए था, ऑप्शन या तो 3% से नीचे देना था या 1.5% से नीचे देना चाहिए था। अगर मुझे अगर बोला जाए कि इसमें आप कहां किस पे जाओगे, तो मैं ऑप्शन नंबर बी पे जाऊंगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस पे कुछ मिस्टेक है, हो सकता है आपको ये एक्स्ट्रा नंबर मिल जाए। ओके, क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना सही जवाब जो है ना 0.1% होती है। ठीक है, 0.5% के आसपास होती है, तो इस पे आपका ऑप्शन नहीं है, तो ये आपका 1.5 से नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 13 नंबर का क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा इस पे। ठीक है, तो आप स्टार लगा के रख सकते हो इसको। ओके, आप इग्नू वाले क्या इसका आंसर दे रहे हैं, अब इग्नू वाले ही बताएंगे। ओके, तो इसको आप सभी काउंट करके, मतलब कि इसको साइड में ही रखेंगे, एक्स्ट्रा में रखेंगे इसको। ओके, तो ये आपका 1 या 3 2 में इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है। ओके, आप देखिए गूगल भी करोगे ना, तो गूगल में आपको 3% देगा, चैट जीपीटी पे करोगे तो 0.1% के आसपास दिखाएगा आपको। तो ये है कंफ्यूजन, मैंने इसको देखा था, मुझे जहां तक पता था मुझे ना, ये ऑप्शन नंबर ए या मतलब कि 1% के आसपास जो होती है वो होती है। तो यहाँ पे थोड़ा मैंने देखा तो सोचा मैं गूगल कर लूं। ठीक है, मैंने गूगल किया तो गूगल में बताया 3% के आसपास, और उसके चैट जीपीटी पे देखा तो उस पे भी देखा 0.5% के आसपास दिखा रहा है। तो ये कंफ्यूजन है, इसलिए मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, ये थोड़ी बहुत कंफ्यूजन वाली सवाल है, तो इसको स्टार पे लगा के आप साइड पे रख सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखें। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त है। ये आपके जो 14 नंबर के ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही जवाब, काली मिट्टी। काली मिट्टी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, और निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण विधि नहीं है, मैंने आपको क्या बताया था, हर सेशन में बताया था, नहीं वाला पे फोकस करना, क्वेश्चन पूरा पढ़ना। ठीक है, तो आप देखें इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का सी नंबर, मिट्टी को गीला रखना, ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये मृदा के लिए संरक्षण का एक विधि नहीं है, बाकी सभी वृक्षारोपण हो गया, चेक डैम हो गया, ये सब चीजें हैं। मिट्टी को गीला रखना क्या ये मृदा संरक्षण का विधि है? नहीं है ना। चलो, बहुत इजी सवाल है भाई, बहुत ही मजा आया, मैं अगर एग्जाम हॉल में बैठा ना तो फोड़ देता यार, लेकिन मैं टीचर हूं तो इतना तो होता ही। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जाता है, निम्नलिखित में से वनों का आर्थिक महत्व कौन सा है। वनों का आर्थिक महत्व हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी में, जैव विविधता को बचाना, जैव विविधता को बचाना, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 17 नंबर में कहा जाता है, वन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वन से संबंधित आपका कौन सा कथन सही नहीं है, यह वेक्टर जनित रोगों के लिए प्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदार होती है। यह मतलब वन किसी प्रकार का आपका रोग के लिए नहीं जिम्मेदार नहीं हो सकता ना,
तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे नहीं वाला दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वनों की कटाई के फलस्वरूप क्या होता है? वनों की कटाई के फलस्वरूप जो है ना आपका मृदा अपरदन में वृद्धि हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब में जाऊंगा। ओके, चलो नेक्स्ट में 19 में कहा जाता है जैव विविधता में निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संख्या में सबसे अधिक है? देखिए सबसे ज्यादा मैंने क्या किया था, लगभग यूनिट 13 या 14 के आसपास कुछ है ऐसे, उसमें मैंने आपको इस सबकी संख्या भी बता दिया था। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। इस सबसे ज्यादा आपका कीड़े मकोड़े कीटाणु टाइप का होंगे, उस पर मैंने सांपों की संख्या भी बता दिया था, कीटों की संख्या बताया था, मतलब ये सब जितने भी है ना कीड़े मकोड़े उसकी संख्या भी बताया था, लगभग 10,000 क्या है, 15,000 कितना है, ये सब मैंने एक एक करके भी बताया था। पीडीएफ में भी इंक्लूड है इसका, है ना। तो जो पढ़े होंगे तो उसको तो पता होगा, है ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी कीटाणु या कीड़े मकोड़े ये सब चीज सूक्ष्मजीव हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। 20 नंबर में क्या कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव भौगोलिक भाग भारत के सबसे बड़े क्षेत्र को घेरता है? बड़े क्षेत्र को घेरता है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी पे 20 का सी दक्कन प्रायद्वीपीय हो जाएगा। ठीक है, भारत के सबसे बड़े क्षेत्र को घेरता है, ऑप्शन नंबर सी पे मैं जाऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक जैविक हॉटस्पॉट है? मेरे दोस्त याद आया मैंने क्या बोला था आपको? संख्या भी याद रखना है, कितने कितने हैं, क्या क्या हैं, आपको मैंने नाम लिख के एक एक करके आपको फोकस भी वहां किया था कि इस पे ध्यान देना मेरे दोस्त, है ना। तो इसके बारे में मैंने बताया भी था, आप ध्यान दिए होंगे कि नहीं होंगे। तो इसका 21 का जो ना आपको ऑप्शन नंबर बी पे मिल जाएगा। इसका क्वेश्चन मैंने आपका जो पीडीएफ लिए होंगे ना, अगर ढूंढना है तो आप जो मैंने एक्स्ट्रा पीडीएफ दिया था 20 पेज का, उसका क्वेश्चन नंबर 63 देख लीजिए। मैंने इसका नजर आ गया कॉपी में, तो मैं बता दे रहा हूं कहां कहां है। मतलब इतना पेजेस है, 71 पेज मैंने दिया, उतना तो याद रहेगा नहीं ना कि कहां कहां है, लेकिन ये मुझे नजर आ गया तो मैं बता दे रहा हूं। 63 में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 63, जो लास्ट में मैंने प्रैक्टिस सेट के रूप में बता रहा था, याद है? देख लेना आप, वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, 63 क्वेश्चन नंबर में। उसके बाद कहा जाता है निम्नलिखित में से जैव विविधता का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपयोग मूल्य कौन सा नहीं है? ठीक है, इसमें क्या कहा गया? नहीं है, तो 22 का सी नंबर हो जाएगा। गैर उपयोग मूल्य ये सही नहीं है, बाकी ये सारे के सारे हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। उसके निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है, 23 का ऑप्शन नंबर ए परमाणु ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूतापीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त माना जाता है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूतापीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिमी हिमालय। देखिए इसमें आपका जो है ना ऑप्शन में अगर लद्दाख रहता तो लद्दाख डायरेक्ट मारते हैं, लेकिन यहाँ पे हिमालय दिया गया है, हिमालय से संबंधित है, तो ये उत्तर पश्चिमी हिमालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जैक्टली बताऊं तो मैं लद्दाख आंसर हो गए। ठीक है, लद्दाख के आसपास से होके, चलो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जाता है? भारत की आधे से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? ये आधे से अधिक जो है ना, ये आपको मैं ऑप्शन नंबर बी पे चला जाऊंगा, कोयला। देखिए कल वाला सेशन जो मैंने दिया था, लगभग 10 क्वेश्चन जो मैंने बताया था, उस पे जाके देख लो भाई, उस पे मिल जाएगा ये क्वेश्चन। क्या देखो, एग्जाम से 10-15 घंटा पहले मैंने इसका क्वेश्चन बताया था। देखो सोचो, जो जज करता हूं वो होता है। ठीक है, तो 25 का बी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है? ऊर्जाग्राम का तात्पर्य है, ऊर्जाग्राम का तात्पर्य जो ना ऑप्शन नंबर बी पे आपका सही जवाब हो जाएगा। ये सरकारी से संबंधित है, सरकार द्वारा प्रयोगात्मक आधार पर गैर पारंपरिक विकल्प प्रणाली स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा चयनात्मक विनाश का एक उदाहरण है? चयनात्मक विनाश, ये आप जो है ना, इसका मैं बता दे रहा हूं कहां पे मिलेगा। ये 20 पेजेज वाला में क्वेश्चन नंबर 30 पे चले जाओ। ठीक है, 30 पे मिल जाएगा ये क्वेश्चन, 27 का नंबर 30 पेज में, मतलब क्वेश्चन नंबर 30 पे मिल जाएगा। ये मैंने जो पीडीएफ दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर व्यवसायिक शिकार का हिस्सा नहीं है? ये जो है ना सबके सब व्यवसायिक तरीके से जो है ना, हिरन का व्यवसाय कर सकते हैं, जंगली गधा का कर सकते हैं, वेल का कर सकते हैं, सांप का नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आक्रामक प्रजाति का उदाहरण नहीं है? आक्रामक प्रजाति का उदाहरण नहीं है। आक्रामक प्रजाति के ये 29 का जो ना सभी के सभी ये तीनों के तीनों है, लेकिन ये मेस्किट जो है ये मेस्किट नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो मैं ऑप्शन नंबर डी पे जाऊंगा। नेक्स्ट का था निम्नलिखित में से कौन सा स्व स्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण है? स्व स्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण है, 30 का ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय उद्यान इसका संरक्षण का उदाहरण है ना। देखिए स्व स्थानीय मतलब कि आपको जो ना राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है, जितने भी पर्यावरण क्षेत्र के जानवर होते हैं, जीव होते हैं, पक्षी होते हैं, उनको कहाँ रखा जाता है? उद्यान में। उद्यान बोले तो पार्क, है ना, तो वहां पे रखा जाता है। तो ये इसका सही जवाब राष्ट्रीय उद्यान होता है। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 में कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण है। गैर बिंदु स्रोत बिंदु है ये उद्योगों से पाइप के माध्यम से निर्वहन, यानी कि गैर बिंदु प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन है? उद्योगपति। उद्योग जैसे आप अभी रिसेंटली दिल्ली में देखे हुए हैं, दिल्ली में उद्योग का बंद कर दिया गया था कुछ दिनों के लिए, काफी ज्यादा प्रदूषण का सामना करना पड़ा था। देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, आप देखो लेटेस्ट जो करंट चल रही है उससे भी संबंधित करके दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। प्राथमिक प्रदूषक नहीं वाला पूछे जा रहे हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा जाता है? भारत में RSPM का मानक स्तर है, RSPM का मानक स्तर जो है ना आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। ये ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण द्वारा कॉलीफॉर्म का पता लगाया जा सकता है? ये TDS के द्वारा। TDS कहां पे है? ऑप्शन नंबर बी में है ना? तो ये MPN के बारे में मैंने एक क्वेश्चन भी डाला था, याद है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। अब क्वेश्चन नंबर 35 में निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट न्यूनीकरण का तरीका नहीं है? न्यूनीकरण का तरीका नहीं वाला पूछा जा रहा है। ये अपशिष्ट सांद्रता नहीं है, ये बाकी आप देखोगे ना लिस्ट में ये सबके अपशिष्ट न्यूनीकरण के तरीका के ऑप्शन हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में क्या जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट की जैविक उपचार विधि है? अपशिष्ट की जैविक उपचार विधि जो है 36 का ये भस्मीकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जाता है नाभिक के अपशिष्ट के निपटान का सबसे अच्छा तरीका है। नाभिक के अपशिष्ट के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, भूमिगत निपटान इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या भाई लोग कैसा रहा पेपर? बताते चलो, कमेंट बॉक्स में दो, बताओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि अपने दोस्तों को भी पता चले। शेयर करो, चलो शेयर करिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। आप निम्नलिखित में से कौन सा हरित गैस नहीं है? हरित गैस नहीं है, देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 38 का जो है ना ऑप्शन नंबर सी, ये सल्फर डाइऑक्साइड ये नहीं है, बाकी के सारे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 मिशनों में से एक नहीं है? 8 मिशन है, उनमें से एक जो है इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका नहीं है, बाकी के सारे ये सब हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बहुत फोर्स भी किया था कि भाई क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है ना, क्वेश्चन को जो पूरा पढ़ा होगा तो वो आंसर कर ही दिए होंगे, अदरवाइज जो नहीं कर पाएंगे तो वो तो उसका कोई बात ही नहीं रहा, है ना। तो कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 40 में वायुमंडल में ओजोन पर समानता पाई जाती है समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल की ऊपरी परत में, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा जाता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रमुख बेंच कहां स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, 41 का ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाता है ओजोन परत की कमी को पूरा करने वाले पदार्थों पर मटेरियल विभक्ति पर राष्ट्रों द्वारा सहमति व्यक्त की गई, वो 1987 में, ये भी मेरे पीडीएफ में डाला हुआ है ना। चलो नेक्स्ट 1987 में हो जाएगा। और बेसेल समझौता ये भी मैंने बताया था, बेसेल समझौता जो ये रसायन और खतरनाक अपशिष्ट, मैंने ये ऑप्शन में खतरनाक अपशिष्ट के बारे में बताया था, ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो लाइक करते चले, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चले। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवंशिक प्रभाव के कारण नहीं होता है? कल के ही सेशन में था, देखिए कल के सेशन में ना 4 क्वेश्चन आपको मिला, 10 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन। भाई साहब मैं तो शॉक्ड हो गया, कल के सेशन में 10 क्वेश्चन मैंने दिया था, उसमें लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मिल गया। ओ माय गॉड, है ना। क्या ही बोलूं अब मैं। इसका जो ये नहीं वाला ऑप्शन नंबर सी डी में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सीजोफ्रेनिया इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए एक मिलानचिन वाला आता है, मैंने पहले भी बताया था कि आपको ध्यान रखना है। इसमें खतरे का नाम बताने के लिए क्या था? वायुमंडलीय से जो है ना आपका ये गर्मी का लहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में जो है। जैविक से हो जाएगा, जैविक से जंगल की आग हो जाएगा। भौगोलिक वैज्ञानिक से हो जाएगा आपका ये भूस्खलन हो जाएगा। और जलीय से जो है सूखा हो जाएगा। बोल देखो तो एक का हो जाएगा 3, और उसके बाद 1, 4 और 2, क्या कहता था? 3, 1, 3 ये नहीं है, 3 यहाँ पे है, हाँ ये ऑप्शन नंबर बी में इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया 45 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन है उसको भी देख लें। देखने से पहले कमेंट बॉक्स में आप सभी आंसर बताएंगे, आंसर बोले अपना स्कोर भी बताएंगे। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद क्या बोलते हैं लाइक कर दीजिएगा सेशन को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन 46 में कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में उच्च भूकंपीय क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जो आपका उच्च भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, कच्छ के रण आते हैं। अगर मैंने एक सेशन में क्या बताया था आपको, वर्ल्ड में यानी कि विश्व में सबसे ज्यादा कहां आता है, एशिया में ही आता है। इसमें आपको भारत के अंतर्गत पूछा गया था, ये कच्छ के रण में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। और एक देखिए इसका इस क्वेश्चन में भी आप थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में रह सकते हैं। जैसे आप गूगल करोगे तो आपको डाउट जोन क्लियर हो जाएगा। 2100 तक विश्व की जनसंख्या कितनी हो सकती है, कुछ के मतलब कि आपको जो है ना 11 करोड़ या 9 से 15 करोड़ के आसपास दिया गया है, मतलब कि 10.8 करोड़ के आसपास इसमें आपको दिया गया है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर बी ए जो है ना इसका आसपास है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए पे मैं जाऊंगा, लेकिन इसको आप क्या कीजिए स्टार इसको भी लगा लीजिए, इसको थोड़ा एक्स्ट्रा पे साइड पे रखिए, ठीक है। तो ये आप इग्नू वाले इसका क्या आंसर दे रहे हैं, मतलब ए या बी में यही दोनों में से एक आंसर आपको देंगे। ओके, तो इसको थोड़ा एक्स्ट्रा लगा देंगे। देखिए मैं गलत नहीं बोलूंगा, गलत बोल के क्या मिलेगा भाई, जिसमें कंफ्यूजन है मैं बता देता हूं, सीधी सी बात है ना। तो चलो नेक्स्ट में कहा जाता है एनवीएस केंद्र नहीं है मेरे दोस्त। इसका मैं आपको बताऊं, पेज नंबर तो नहीं, क्वेश्चन नंबर बता देता हूं। 40 में आप चले जाओ, देख लो, है ना। तो आप वहां मिल जाएगा आपको। इसका सही जवाब नई दिल्ली वाला ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे केंद्र नहीं है, बाकी सभी जगह है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है प्रकृति के प्रति निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण मानता है कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के मूल्य और अधिकार हैं। ये मानवता केंद्रवाद, ये भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ का मैं क्वेश्चन नंबर भी बता दूं, 59 क्वेश्चन नंबर पे चले जाइए, आपको मिल जाएगा 59 पे ये मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे पीडीएफ में क्वेश्चन पड़े हुए, मैं जो नजर आया मैं बता दे रहा हूं, है ना। तो आप पीडीएफ पे देखोगे तो वहां भी आंसर सारे लगभग में मिल जाएगा। गैर अंग्रेजी भाषा समुदाय में संवाद करने के लिए अंग्रेजी सामग्री का उपयोग किसका एक उदाहरण है। इसका ऑप्शन नंबर 1 कार्यविधिक असमानता हो जाएगा। इस तरह से हम लोग 50 के 50 सवाल देख चुके हैं। आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएंगे, आपका जो नहीं है पासिंग मार्क 18 हो जाएंगे। 18/50 जिसका भी आ रहा है तो वो पास हैं, 18 प्लस, ठीक है, तो आप पास हैं। अगर इससे कम है तो आप फेल हैं। और एक बात बता दूं, ये 50 नंबर के एग्जाम है। आपके ग्रेड कार्ड में जो है ना, ग्रेड कार्ड में आपका 36 आना चाहिए। ओके, ग्रेड कार्ड में अगर 36 से कम आ रहा है, देखिए इसमें आपका, इसमें जो ग्रेड कार्ड में आपका सम ही आएंगे, 34, 36, 38, 2, 4, 6, 8, ऐसा नहीं, विषम इसमें नहीं आने वाले, क्योंकि इसको डबल करने किया गया है। तो आपको जो इसके पासिंग मार्क अगर ग्रेड कार्ड में देखा जाए तो 36 दिखाएगा। ओके, 36 से अब अगर कम है तो आप उस सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे। कुछ स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि सर मेरा ग्रेड कार्ड में तो 34 है, ग्रेड कार्ड में तो 22 है, सर 18 पासिंग मार्क्स 22 है, फिर भी फेल कर दिया मुझे, ऐसा क्यों। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, आपका ग्रेड कार्ड में जो 36 प्लस होनी चाहिए, 36 या 36 से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो ये हुई है इसका स्कोरिंग। तो आप सभी अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताएंगे, क्या क्या स्कोर है। लगभग क्वेश्चन का आंसर जो मैं सही बताया हूं। ओके, तो आप इसको जो है ना आप समझ के आंसर का मतलब एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। तो चलो ये रहा 50 के 50 सवाल। उम्मीद करता हूं आपका जो मेरे क्लास से जो ना आपको काफी हद तक सहायता मिली होगी, और सही में मिली होगी, क्योंकि मैंने ही पढ़ाया है। आप अगर पढ़ो या ना पढ़ो वो तो आपकी गलती है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है ना आज 12 बजे कॉल करता है कि सर मुझे पीडीएफ दे दो। अरे माई, वो अभी पीडीएफ लेगा और बोलता है कि सर इसमें चीट वाला कुछ ऑप्शन दे दो ना भाई। अरे भाई ये कैसे हो सकता है, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है भाई, कैसे क्या कर सकता हूं मैं। मेरा काम है पढ़ाना। मैंने एक क्लास करवाया और सारे क्वेश्चन क्लास से थे, एक भी क्वेश्चन क्लास से, 1-2 क्वेश्चन थे, ऐसा मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कुछ क्वेश्चन मैंने शुरुआत में भी बोला था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस से पूछे जाते हैं, इसमें भी था। ऐसा नहीं है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्यों झूठ बोलूंगा भाई। तो ये रहा सच्चाई। चलो तो यही रहा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी के एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, और जिनका नहीं हो गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा मेहनत कीजिए। ये सब्जेक्ट थोड़ा टफ है ना। तो जितने भी सारे क्लासेस हैं उसको देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आप नेक्स्ट सेशन में जरूर पास करोगे। चलो तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।